वो लाल और काली धारी वाली पेंसिल याद है आपको? हम में से शायद ही कोई होगा जिसने अपनी जिंदगी की पहली लिखाई उससे ना की हो। ये सिर्फ एक पेंसिल नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की यादों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए आज हिंदुस्तान पेंसिल्स की उसी कहानी को समझते हैं, जिसने एक छोटी सी शुरुआत से पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ दी। सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये कहानी एक ऐसे ही सपने की है जो एक पेंसिल से शुरू हुई और आगे चलकर एक राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई। हाँ, नटराज 621, हम सबके बचपन की साथी। ये वो नाम है जो हमें सीधा हमारे स्कूल के दिनों में वापस ले जाता है, जब एक नई पेंसिल मिलना किसी बड़े खजाने से कम नहीं आता था। तो ये कहानी शुरू होती है 1950 के दशक के भारत से। देश नया नया आज़ाद हुआ था और पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का सपना देखने वाले लाखों बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी, लेकिन एक बहुत ही बेसिक चुनौती थी। देखिए, उस समय मार्केट में सीन कुछ ऐसा था कि दो ही तरह की पेंसिलें मिलती थीं। एक तरफ थी फेबर-कास्टल और स्टेडलर जैसे बड़े विदेशी ब्रांड्स की महंगी पेंसिलें, जो ज़्यादातर लोगों की पहुंच से ही बाहर थीं, और दूसरी तरफ थीं लोकल पेंसिलें, जिनकी लकड़ी इतनी कमज़ोर थी कि ज़रा सा छीलने पर टूट जाती थी, और लेड ऐसी कि लिखते लिखते पूरे हाथ काले हो जाते थे। मतलब एक अच्छी, सस्ती और भरोसेमंद पेंसिल की बहुत बहुत बड़ी कमी थी। और इसी कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया बीजे संघवी ने, जिन्हें सब प्यार से बाबू भाई बुलाते थे। वो खुद पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते उन्हें अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उन्होंने तभी ठान लिया था कि जो मुश्किल उन्होंने झेली है, वो देश के किसी और बच्चे को नहीं झेलनी पड़ेगी। फिर क्या था, अपने दो दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुख हानी के साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया कि वो भारत में ही एक बेहतरीन पेंसिल बनाएंगे। लेकिन ये सफ़र, जैसा कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके सामने एक के बाद एक लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौतियां आकर खड़ी हो गईं। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों का सामना बड़े ही अनोखे तरीकों से किया। सबसे पहले तो वो पेंसिल बनाने की पूरी तकनीक सीखने जर्मनी गए। फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, लकड़ी। दुनिया की बेस्ट पेंसिलें सीडर यानी देवदार की लकड़ी से बनती थीं, जो भारत में मिलती नहीं थी। उन्होंने महीनों तक भारत के जंगलों की खाक छानी और आखिरकार चिनार की लकड़ी में उन्हें सही विकल्प मिला। इसके बाद लोकल रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक स्मूथ और मजबूत ग्रेफाइट लेड का फॉर्मूला तैयार किया। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जब विदेशी मशीनें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जुगाड़ तकनीक से कबाड़ के हिस्सों को जोड़ जोड़कर अपनी मशीनें खुद ही बना लीं। ये सब करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। पैसों की कमी, दिन रात की मेहनत और बार बार खराब होती मशीनों का बीजे संघवी की मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ा। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन उन्होंने हार फिर भी नहीं मानी। तो अब मशीनें चलने लगी थी, पेंसिलें बनने लगी थीं, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, और वो लड़ाई थी भारतीय ग्राहकों का भरोसा जीतने थी। साल 1958 में हिंदुस्तान पेंसिल्स ने अपनी पहली पेंसिल नटराज 621 HB लॉन्च की। ये क्वालिटी में विदेशी ब्रांड्स जितनी ही अच्छी थी, पर कीमत में उनसे कहीं ज्यादा सस्ती थी। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी दिक्कत थी। उस जमाने में मेड इन इंडिया का मतलब ही घटिया क्वालिटी माना जाता था। लोग भारतीय प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं थे। हर कोई बस विदेशी ब्रांड ही खरीदना चाहता था। शुरुआत में कंपनी ने वही किया जो सब करते हैं। वो बड़े बड़े दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए, लेकिन सबने एक नए, अनजान भारतीय ब्रांड को रखने से साफ मना कर दिया। सबको लगता था कि ये भी बाकी लोकल ब्रांड्स की तरह कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। नतीजा, शुरुआती बिक्री पूरी तरह से फ्लॉप रही। और यहीं पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि अगर दुकानदार नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, वो सीधे अपने असली ग्राहकों यानी स्टूडेंट्स के पास जाएंगे। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में नटराज पेंसिल्स के फ्री सैंपल बांटने शुरू कर दिए। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। जैसे ही स्टूडेंट्स ने पेंसिल इस्तेमाल की, उन्हें क्वालिटी का फर्क तुरंत महसूस हुआ, और बस देखते ही देखते नटराज घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई। लेकिन कंपनी यहीं नहीं रुकी। अब वक्त था इस सफलता को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलने का। कंपनी ने यह समझा कि मार्केट में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स जैसे प्रोफेशनल्स भी हैं, जिनकी जरूरतें अलग हैं। इसी सोच के साथ 1970 में अप्सरा ब्रांड को लॉन्च किया गया। जहां नटराज मजबूती और कम दाम का प्रतीक थी, वहीं अप्सरा अपनी एक्स्ट्रा डार्क और स्मूथ लेड के लिए मशहूर हुई।
जो स्केचिंग और आर्टवर्क के लिए एकदम परफेक्ट थी। 80 का दशक आते आते नटराज और अप्सरा विदेश में भी एक्सपोर्ट होने लगीं, लेकिन 1991 में आर्थिक उदारीकरण ने एक नया मोड़ ला दिया। विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए, जिससे कंपटीशन अचानक बहुत बढ़ गया। इस चुनौती से निपटने के लिए हिंदुस्तान पेंसिल्स ने सिर्फ पेंसिल तक ही सीमित ना रहकर रबड़, शार्पनर और पेन जैसे दूसरे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए। और आज हिंदुस्तान पेंसिल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जो एक मामूली सी पेंसिल से शुरू होकर आज भारत के स्टेशनरी बाजार पर राज कर रही है। हाँ, इस लंबे सफर में विवाद भी हुए। 2013 में उनके क्रेयॉन सेट में स्किन कलर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर रंगभेद को बढ़ावा देने के आरोप लगे। कंपनी ने इस पर फौरन एक्शन लिया और उस रंग का नाम बदलकर पीच कर दिया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि आज भारत के ब्रांडेड स्टेशनरी मार्केट का लगभग 65% हिस्सा अकेले हिंदुस्तान पेंसिल्स के पास है। सोचिए जरा, 65%! ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। अब जरा इनके प्रोडक्शन के आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाले हैं। ये कंपनी हर रोज 80 लाख पेंसिलें बनाती है। और यही नहीं, हर रोज 25 लाख रबड़ में, और इसके साथ ही हर रोज 15 लाख शार्पनर। ये आंकड़े एक ऐसी कंपनी की कहानी बताते हैं जो आज सही मायनों में एक महाशक्ति बन चुकी है। तो एक छोटी सी जरूरत से शुरू हुई ये कहानी आज एक आइकॉन बन चुकी है। एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि हर भारतीय के बचपन और उसकी यादों का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी आम सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे एक पूरे देश के संघर्ष, सपनों और कामयाबी की इतनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है।